आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। अभी अब जो भी पढ़ने वाले हैं हम सब सिंपल ही है। तो जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हमने अकाउंट्स में भी पढ़ा था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग कैसी होती है, तो उसी से थोड़ा मॉडिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो अब देखते हैं जॉब कॉस्टिंग जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, क्या एग्जांपल लिया था मैंने इसका पहले भी, कि एक सर्विस सेंटर है, वहाँ पे मिहिर ने अपनी बुलेट दी है सर्विसिंग पे और मिताली ने अपनी एक्टिवा दी है सर्विसिंग पे। तो मिहिर की बुलेट का जो जॉब होने वाला है, मिहिर के बुलेट पे जो काम होने वाला है वो टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू मिताली की एक्टिवा पे, है ना। दोनों की बाइक्स अलग अलग है, दोनों की प्रॉब्लम्स अलग है। मिहिर को फायरिंग अच्छी चाहिए, मिताली को एवरेज अच्छा चाहिए, है ना। हर एक का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो दोनों के जॉब्स पे, दोनों की व्हीकल पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होने वाली है। तो ऐसे ही इसको क्या बोलते हैं, ऐसे केस में हम अलग अलग जॉब वाइज कॉस्ट डेटा मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जॉब की कॉस्ट निकालने की मेथड को हम कहेंगे जॉब कॉस्टिंग। किसी भी एक जॉब की कॉस्ट निकालने की मेथड को हम कहेंगे जॉब कॉस्टिंग। जिस तरह हमने यूनिट कॉस्टिंग में पढ़ा कि हम एक यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं, है ना, पूरा हमारा ध्यान पर यूनिट पे था। बैच कॉस्टिंग में हमारा ध्यान पूरा एक बैच पे था, ठीक। उसी तरह जॉब कॉस्टिंग में हम क्या करेंगे, एक जॉब का कॉस्ट निकालेंगे, एक पर्टिकुलर जॉब का कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। The category of basic costing method which is applicable where the work consists of separate contract, separate jobs or separate batches, each of which is authorized by specific order or contract। देखो, एक स्पेसिफिक जॉब होता है, हर जॉब का अलग अलग कॉस्ट निकलेगा। बैच प्रोडक्शन बेसिकली इज ऑफ द सेम कैरेक्टर एज द जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन, द डिफरेंस बिंग मेनली वन इन द साइज ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स। ओके, तो batch costing में what we used to do, we used to calculate the cost of a particular batch. Whereas in case of job costing, we will calculate the job of particular job 1, job 2, job 3 etc. Okay, तो ये एक जॉब हुआ। Okay, we are calculating the cost of a given particular job. अच्छा, ऐसा ही नहीं है कि ये जो, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया टू व्हीलर की सर्विसिंग का, तो ये एक जॉब हो गया, ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग के केस में भी जॉब कॉस्टिंग यूज़ होता है, जैसे कि हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं। मान लीजिए, रियल लाइफ एग्जांपल दे दूंगा। एक हमारे क्लाइंट थे, वो प्लास्टिक की बॉटल्स मैन्युफैक्चर करते थे। क्या करते थे? प्लास्टिक बॉटल्स मैन्युफैक्चर करते थे, ठीक है। तो वो सिर्फ बॉटल मैन्युफैक्चर करते हैं, ओके। इन बॉटल के ऊपर जो कैप लगता है वो मैन्युफैक्चर नहीं करते। इनका काम है सिर्फ प्लास्टिक की बॉटल मैन्युफैक्चर करना, और बॉटल के ऊपर जो कैप होता है, ढक्कन जो होता है, वो ये मैन्युफैक्चर नहीं करते थे। ये वो किसी और से मैन्युफैक्चर करवा के लेते थे। तो ये जो प्रोसेस है किसी और से मैन्युफैक्चर करवा के लेने का, इसे हम क्या कहते हैं? जॉब वर्क कहते हैं, जॉब वर्क, ठीक है। अब ये XYZ लिमिटेड है, ये XYZ लिमिटेड का काम क्या है? ये ढक्कन बनाता है, ठीक है, ये ढक्कन बनाता है। तो ये ढक्कन किसके लिए बना रहा है? रौनक बॉटल्स लिमिटेड के लिए, रौनक बॉटल्स के लिए, ठीक है। रौनक बॉटल्स के लिए XYZ लिमिटेड क्या कर रहा है? ढक्कन बना रहा है। तो इसका मतलब XYZ क्या कर रहा है? जॉब वर्क कर रहा है। किसका कर रहा है जॉब वर्क? रौनक बॉटल का। क्या जॉब वर्क कर रहा है? ढक्कन बनाने का काम कर रहा है। तो XYZ लिमिटेड क्या करेगा? ये जो एक पर्टिकुलर जॉब है, इसकी कॉस्ट निकालेगा अलग, ठीक है। उस पर प्रॉफिट जोड़ के रौनक बॉटल्स को बोलेगा, है ना। तो ये क्या हो गया? एक जॉब हो गया। अब हो सकता है कि XYZ जिस तरह रौनक बॉटल्स के लिए ढक्कन बना रहा है, किसी और इंडस्ट्री के लिए और कोई स्पेयर पार्ट बना रहा होगा। जैसे कि वो बना रहा होगा हीरो मोटोकॉर्प के लिए प्लास्टिक की बटन्स बना रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये उसका सेकंड जॉब हो गया, है ना। तो ऐसे अलग अलग जॉब कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो ये तो सर सिमिलर हुआ ना, बैच कॉस्टिंग की तरह ही हुआ ना। हाँ, ये एक तरह से बैच कॉस्टिंग की तरह भी हुआ,
क्यों? क्योंकि जितने भी ढक्कन बन रहे हैं किसके लिए, रौनक बॉटल्स के लिए, जितनी भी बटन्स बन रही है किसके लिए, हीरो मोटोकॉप के लिए, और ढक्कन बन रहे हैं किसके लिए, बिस्लेरी के लिए। तो हर एक का अलग अलग कॉस्ट निकाल रहा है वो। तो ये इट इज़ मोर और लेस सिमिलर टू बैच कॉस्टिंग, ठीक है। बैच कॉस्टिंग का बड़ा भाई है जॉब कॉस्टिंग, और उसका भी बड़ा भाई है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अब देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। तो आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है, ओके, आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है। The job costing method may be regarded as the principal method of costing, since the basic object and purpose of all the costing is to analysis and ascertaining of cost, control and regulate cost, determine the profitability। हम डे वन से यही पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं? हमको कॉस्ट का एनालिसिस करना है, चीर फाड़ करना है, पोस्टमार्टम करना है, कहाँ पे कितनी कॉस्ट लग रही है, मटेरियल पे लग रही है, ओवरहेड पे लग रही है, कौन सी ओवरहेड पे लग रही है, लेबर पे लग रही है, वेजेस पे लग रही है, कहाँ कितनी कॉस्ट लग रही है, हमें इसका एनालिसिस करना है। बाद में कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कॉस्ट को कंट्रोल करना है, और साथ ही साथ हमारा प्रॉफिट डिटरमाइन करना है। डे वन से हम यही तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको ये पूरा टेक्स्ट पढ़ना है, आप मेरे साथ साथ पढ़ो या लेक्चर के बाद पढ़ो। देखो इसको कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप सिर्फ लेक्चर देखोगे और जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ उतना करके छोड़ दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। एक बार पूरा टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना है, और एक बार पूरे क्वेश्चन आंसर्स आपको बगैर देखे सॉल्व करने हैं। ज़्यादा नई बुक्स में से नहीं किए तो चलेगा, एटलीस्ट ये मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन आंसर आपको खुद से आना चाहिए। ये मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन आंसर आपको खुद से सॉल्व करता आना चाहिए बगैर देखे। उसमें कोई सेंस नहीं है कि हमको मॉड्यूल ही हमें अच्छे से नहीं आ रहा, हम आरटीपी पढ़ रहे हैं, एमटीपी पढ़ रहे हैं, वो कोई सेंस नहीं करेगा। हमें हमारा मॉड्यूल 100% करते आना चाहिए, आँख बंद करके सॉल्व करते आना चाहिए, बगैर देखे सॉल्व करते आना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग, प्रिपेयर अ सेपरेट कॉस्ट शीट, बरोबर है। हर जॉब का अलग अलग कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हर जॉब की अलग अलग कॉस्ट शीट बनेगी। डिस्क्लोज कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड फॉर द जॉब, मटेरियल कितना लगा है, लेबर कितना लगा है, ओवरहेड कितने लगे हैं, ये देखना है। सिंपल है, हर चीज़ में अभी तक यही तो करते आ रहे हैं सर। सुटेबिलिटी ऑफ जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग की मेथड हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? व्हेन जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड फॉर डिफरेंट कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन, अलग अलग कस्टमर्स के लिए उनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हम अगर काम कर रहे हैं तो इसे कहेंगे हम जॉब कॉस्टिंग। व्हेन नो टू ऑर्डर्स आर अलाइक एंड ईच ऑर्डर जॉब नीड्स स्पेशल ट्रीटमेंट, जब हम अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्डर्स है, तो ये क्या हो गया, स्पेशल ट्रीटमेंट देना होगा, अलग अलग काम करना होगा। वेयर द वर्क इन प्रोग्रेस डिफर्स फ्रॉम द पीरियड टू पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ जॉब्स इन हैंड्स, वही बात होगी, अलग अलग जॉब्स है। जॉब कॉस्ट कार्ड, जब हम हमारा टू व्हीलर सर्विसिंग पे देते हैं तो एक वो जॉब कार्ड बनाता है, ठीक है। इस पर हमारा नाम होता है, व्हीकल कौन सा है, व्हीकल का नंबर होता है, डेट होती है, हमारा एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, फिर बाद में वो पर्टिकुलर्स होते हैं 1 2 3, उसमें लिखता है सर्विसिंग, उसकी प्राइस कितनी क्वांटिटी और उसका टोटल अमाउंट, बाद में ऑयल चेंज, बाद में कोई स्पेयर पार्ट बदला तो उसका खर्चा ऐसा लगता है, फिर यहाँ पे टोटल आता है और यहाँ पे आखिरी में हमारी सिग्नेचर लेता है वो, ठीक है, आखिरी में हमारी सिग्नेचर लेता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं जॉब कार्ड, इसे हम कहते हैं जॉब कार्ड या फिर कॉस्ट कार्ड, ठीक है। एक फॉर्मेट दिया है इसमें, जॉब कॉस्ट शीट का डिस्क्रिप्शन, ब्लूप्रिंट नंबर, मटेरियल नंबर, रेफरेंस नंबर, डेट, इस तरह का एक जॉब कार्ड होता है। हमें इंटरेस्ट कहाँ पे है, यहाँ पे मटेरियल। ओ माय गॉड, जस्ट अ मिनट। मटेरियल कितना लगा है, वेजेस कितना लगा है, ओवरहेड कितना लगा है, एडमिन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, ये तो वही हो गया ना सर, हमारी कॉस्ट शीट ही तो हो गई। यस बेटा, ये कुछ नहीं है, हमारा कॉस्ट शीट ही है। दिस इज नथिंग बट आर कॉस्ट शीट, हमारे कॉस्ट शीट के जैसा ही है ये। कलेक्शन ऑफ कॉस्ट फॉर अ जॉब, हर टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कि कॉस्ट को कलेक्ट कैसे करेंगे। तो देखो, डायरेक्ट मटेरियल एंड देयर कॉस्ट मस्ट बी ट्रेस्ड टू एंड आइडेंटिफाइड विद अ स्पेसिफिक जॉब और वर्क्स कॉस्ट।
डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आनी चाहिए, वेजेस की आनी चाहिए, ओवरहेड्स की आनी चाहिए, सब आनी चाहिए। This segregation of material cost by jobs or work order is brought by the use of the separate store requisition for each job. Material requisition note. सेपरेट स्टोर रिक्विजिशन मतलब मटेरियल रिक्विजिशन नोट होनी चाहिए। हर जॉब के लिए अलग अलग मटेरियल रिक्विजिशन नोट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने को ना कि हमारे पास जॉब 1 है, जॉब 2 है और जॉब 3 है इन हैंड, ठीक है। इन तीनों को मिला के हमें 100 स्प्रिंग लग रहा है, तो हमने एक मटेरियल रिक्विजिशन नोट में 100 स्प्रिंग नहीं ले लेने को ना, हमने इनकी 3 अलग अलग मटेरियल रिक्विजिशन नोट देने की चाहिए कि जॉब 1 में 30 स्प्रिंग चाहिए, जॉब 2 में 45 स्प्रिंग चाहिए और जॉब 3 में 25 स्प्रिंग चाहिए। ऐसी अलग अलग मटेरियल रिक्विजिशन नोट होना, उसके ज़रिए हम क्या कर सकेंगे, मटेरियल कॉस्ट हमें पता चल जाएगी। उसके ज़रिए हमें इनकी मटेरियल कॉस्ट पता चल जाएगी। वेयर अ बिल ऑफ मटेरियल इज़ प्रिपेयर्ड इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द preparation of these stores requisition, but when the entire quantity of material specified in the bill of material is drawn in one lot or in installment, the bill itself could be made to serve a substitute for stores requisition। हमने मटेरियल रिक्विजिशन नोट के पहले भी पढ़ा था बिल ऑफ मटेरियल। बॉम्ब मतलब क्या है, $1,000,000 क्वेश्चन। ऐसा नहीं होना चाहिए पुढचा पार्ट मागचा सा पार्ट आगे का पढ़ रहे पीछे का भूल रहे। बिल ऑफ मटेरियल क्या था, जाओ मटेरियल वाले टॉपिक में देखो और जवाब दो। बिल ऑफ मटेरियल क्या था, बिल ऑफ मटेरियल क्या था? बिल ऑफ मटेरियल वो था जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, हम पेन बना रहे हैं। तो ये पेन बनाने के लिए इस पेन बनाने का जो स्पेसिफिकेशन है, कितना मटेरियल लगेगा, कौन सा मटेरियल लगेगा, कितनी क्वांटिटी में लगेगा, कौन सी क्वालिटी में लगेगा, किस टाइप का लेबर लगेगा, कितने आवर्स का लेबर लगेगा, कितनी कौन सी मशीनरी लगेंगी, ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी थी, बिल ऑफ मटेरियल। सॉरी बिल ऑफ मटेरियल में क्या लिखा था, मटेरियल से रिलेटेड सारी बातें, मटेरियल का स्पेसिफिकेशन कितना लगेगा, कौन सा लगेगा, कब लगेगा, कौन सी क्वालिटी का लगेगा, कौन सी क्वांटिटी में लगेगा, ये सब, ठीक है। The summary of material cost of each job is posted to individual job cost sheet और job card in the work in progress ledger, ठीक है, पढ़ लेते। After the materials have been issued and the stores requisition have been priced, it is usual to enter the value of stores requisition in a material abstract और analysis book, ठीक है। तो एक मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट होता है, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो पर्टिकुलर जॉब पे हमने जितना भी मटेरियल लिया है मटेरियल रिक्विजिशन नोट के ज़रिए, वो फिर बाद में हम क्या करते हैं, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट में नोट डाउन कर देते हैं कितना मटेरियल लग रहा है। इट सर्व्स टू एनालाइज एंड कलेक्ट द कॉस्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मटेरियल अकॉर्डिंग टू जॉब और वर्क ऑर्डर्स एंड डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग ऑर्डर्स और एक्सपेंसेस कोड नंबर। From the extract book, the summary of material cost of each job is posted to individual job cost sheet और card in the work in progress ledger। देखो मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या है, इसमें हम लिखते जाते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट के लिए। ये जॉब का मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट है। तो स्प्रिंग कितने लगे, 30 लगे, कितने गए थे, 300। प्लास्टिक कितना लगा, 1 kg, कितने का था, 100। बाद में ऑयल कितना लगा, ऐसा लिखते जाते हैं, इसका टोटल ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डायरेक्ट मटेरियल का टोटल। अभी डायरेक्ट मटेरियल का टोटल कहाँ पे जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर में। कहाँ जाएगा, WIP लेजर में, ठीक है। या यूँ कर दो, सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा, जॉब कार्ड में आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। द पोस्टिंग्स आर यूजुअली मेड वीकली और मंथली। Similarly, at periodic intervals from the material abstract book, summary cost of indirect material is posted to different standing orders or expenses code number in the overhead expense ledger। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट मटेरियल का हो गया WIP लेजर में। इसी तरह यहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल भी कहाँ पे आएंगे, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट में। और इनडायरेक्ट मटेरियल की टोटल कहाँ जाएंगी, ओवरहेड लेजर में। कहाँ जाएंगी, ओवरहेड एक्सपेंस लेजर में, ठीक है, ओवरहेड एक्सपेंस लेजर। इफ एनी स्पेशल मटेरियल हैज़ बीन परचेस्ड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, इट इज़ जनरली द प्रैक्टिस टू चार्ज सच मटेरियल स्पेशल मटेरियल डायरेक्ट टू द जॉब कंसर्न विदाउट पासिंग इट थ्रू द स्टोर्स लेजर, ठीक है, एज सुन एज इट इज़ परचेस्ड।
If the surplus material is utilized on some other job instead of being returned to the stores first, a material transfer note is prepared. ये हमने पहले भी देखा था, हमने कुछ मटेरियल हमारे जॉब से दूसरे जॉब पे, हमारे प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे ट्रांसफ़र किया है हमने, तो उसके लिए हमने क्या किया था, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट, क्या किया था हमने, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट। मटेरियल ट्रांसफ़र नोट के ज़रिए हम वो ट्रांसफ़र कर रहे थे। सिंपल है, कलेक्शन ऑफ मटेरियल। अब देखेंगे कलेक्शन ऑफ लेबर। ऑल डायरेक्ट लेबर इज बुक्ड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक जॉब इन द जॉब टाइम कार्ड। टाइम कार्ड देखा था हमने, टाइम कार्ड सिस्टम वही है जॉब टाइम कार्ड के ज़रिए। तो ये सिंपल है, ये आपको पढ़ना है। उसी तरह कलेक्शन ऑफ ओवरहेड्स भी आपको पढ़ना है। एक बार छोड़ो यार, पढ़ लेता हूँ मैं, एक काम करते यहीं पे ख़त्म कर लेते पढ़ के। All direct labor cost must be analyzed according to individual jobs or works orders. Similarly, different types of indirect labor cost also must be collected and accumulated under appropriate standard order. All direct labor is booked against a specific job in the job time cards or sheets. All the idle time also is booked against the appropriate standing order. वही जो हमने लेबर टॉपिक में किया था ना, लेबर की कॉस्ट निकाल रहे थे, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, लेबर की कॉस्ट निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ कैसे निकाल रहे हैं, हम पर्टिकुलर जॉब वाइज निकाल रहे हैं। हम कैसे निकाल रहे हैं, जॉब वाइज निकाल रहे हैं। लेबर की कॉस्ट हम किस तरीके से निकाल रहे हैं, यहाँ पे जॉब के हिसाब से निकाल रहे हैं कि पर्टिकुलर एक जॉब में कितना लेबर लगा, उसका आइडल टाइम कितना हुआ, ठीक है, एबनॉर्मल आइडल टाइम कितना था। ये सारी चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं, जॉब के हिसाब से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, जॉब के हिसाब से कर रहे हैं। तो ये सिंपल है, ये पढ़ना है आपको। ओवरहेड्स का भी सिंपल है, पढ़ना है। ट्रीटमेंट ऑफ स्पॉइल्ड एंड डिफेक्टिव वर्क। स्पॉइल्ड वर्क इज़ द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन दैट हैज़ बिन टोटली रिजेक्टेड एंड कैनॉट बी रेक्टिफाइड। हमने ये तो पढ़ा था ना, मटेरियल टॉपिक में ही पढ़ा था हमने। स्पॉइल्ड मतलब क्या है, पूरा ख़राब हो गया जिसे हमने रिजेक्ट कर दिया, उस पर हम क्या नहीं कर सकते, रेक्टिफाई नहीं कर सकते, मतलब रीवर्क नहीं कर सकते, मतलब रीवर्क नहीं कर सकते, इसे हम कहते हैं स्पॉइल्ड। Defective work refers to the production that is not as perfect as the sellable product but is capable of being rectified. तो स्पॉइल्ड मतलब एकदम ख़राब, जिसको रिजेक्ट ही कर दिया उसे हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। और डिफेक्टिव मतलब थोड़ा सा ख़राब है, एकदम परफेक्ट नहीं है लेकिन थोड़ा ख़राब है, जिसे हम दुरुस्त कर सकते हैं, जिसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। एंड बॉट टू द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ परफेक्शन प्रोवाइडेड सम एडिशनल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। थोड़ा और खर्चा करेंगे तो परफेक्ट बन जाएगा, थोड़ा सा रिपेयर मेंटेनेंस करेंगे तो परफेक्ट बन जाएगा। Normally, all the manufacturing operations are not fully successful. They result in turning out a certain amount of defective work. Nonetheless, over a period of time, it is possible to work out a normal rate of defective for each manufacturing process, which would represent the number of defective articles which a process shall produce in spite of due care. Defects arise in the following circumstances. देखो, कोई भी प्रोसेस हम कर रहे हैं तो वो 100% फुल प्रूफ नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, हम वो डिफेक्ट का परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना परसेंट डिफेक्टिव होने वाला है। फॉर एग्जांपल 2% डिफेक्टिव होने वाला है, तो ये हम पहले से ही पकड़ के चलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस। ठीक है, तो डिफेक्टिव कैसे कैसे होता है, वेर अ परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव वर्क इज अलाउड इन अ पर्टिकुलर बैच एज इट कैनॉट बी अवॉइडेड। मतलब ये क्या हो गया, नॉर्मल लॉस हो गया। अवॉइड नहीं कर सक रहे हैं, मतलब क्या हो गया, ये नॉर्मल लॉस हो गया। When a normal rate of defective has already been established, if the actual number of defective is within the normal limit or is near thereto, the cost of rectification will be charged to the whole job and spread over the entire output of the batch. देखो, ये बात हम शुरू से डे 1 से यही बात करते आ रहे हैं
कि अगर नॉर्मल लॉस है तो क्या होगा, अच्छे यूनिट एब्जॉर्ब कर लेंगे, नॉर्मल लॉस है तो अच्छे यूनिट्स क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये वही बोल रहा है कि मान लो अगर हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारा नॉर्मल लॉस का परसेंटेज है 2% और यहाँ पे एक्चुअल में लॉस हो रहा है 2, तो ये 2 की जो कॉस्ट रही है क्या होगा, बचे हुए 98 यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। इफ ऑन दी अदर एंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव यूनिट सब्सटेंशियली एक्सीड्स द नॉर्मल, द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ नंबर विच एक्सीड्स द नॉर्मल विल बी रिटर्न ऑफ एज अ लॉस इन द कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें से 2 डिफेक्टिव है, मतलब अच्छे कितने हैं, 98, तो ये जो 2 डिफेक्टिव है इसकी कॉस्ट हम क्या कर देंगे, 98 में डाल देंगे। लेकिन हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिफेक्टिव आए 5, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल कितने होने थे, 2, एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ, 3, तो ये जो 2 है, ये 2 की कॉस्ट तो हम बचे हुए मतलब 95 में डाल देंगे, लेकिन ये जो 3 है इसको हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे। जो 3 एबनॉर्मल लॉस है उसे हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देंगे, जो कि हम पहले से देखते आ रहे हैं। इसके पहले भी हमने यही ट्रीटमेंट दी है, हमने कोई नई ट्रीटमेंट अभी नहीं सीखी। पिछले 2 टॉपिक्स में मटेरियल लेबर में हमने यही ट्रीटमेंट दी है। ठीक है, तो वही ट्रीटमेंट हम फॉलो कर रहे हैं अभी भी। Where defect is due to bad workmanship, मतलब हमारे जो लेबर थे वो ट्रेंड नहीं थे, उनकी गलती के वजह से डिफेक्ट निकला, तो क्या करना है, इन दिस केस कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन विल बी एबनॉर्मल, नॉट अ लेजिटिमेट एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट। एबनॉर्मल हो गया नहीं, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया, क्यों, क्योंकि हमारा लेबर ख़राब था, लेबर ने सही काम नहीं किया। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन शैल बी रिटर्न ऑफ एज अ लॉस, क्या करेंगे, लॉस बुक कर देंगे। अनलेस बाय एन अरेंजमेंट इट इज़ टू बी रिकवर्ड एज अ पेनल्टी फ्रॉम द वर्कमैन कंसर्न, हम जनरली क्या करेंगे, लॉस बुक कर देंगे। अगर हमारे पास ऐसा है कि जो लेबर ने गलत काम किया उसको पेनल्टी देंगे और उससे पैसा ले लेंगे, मतलब पेनल्टी चार्ज करेंगे उसको, तो फिर लॉस बुक नहीं होगा, क्योंकि जो लॉस हुआ वो हमने क्या किया, वर्कमैन से रिकवर कर लिया है ना। तो वैसे केस में लॉस बुक नहीं होगा, वैसे केस में कुछ भी नहीं होगा। It is possible, however, that the management did provide for a certain proportion of defectives on account of bad workmanship as an unavoidable feature of production. If that be the case, the cost of rectifying to the extent provided by the management will be treated as normal cost and charged to the batch. देखो फिर से वही बात बोल दिया है कि कैसा है कि हो सकता है कि हमारी वर्कमैनशिप में हमें पता है कि 100% तो एक्यूरेट काम होने वाला है ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3% तो वर्कमैनशिप से नुकसान होगा ही। कोई भी काम, जैसे कि अगर हम घर बना रहे हैं, घर में हम टाइल्स फिट कर रहे हैं, तो टाइल्स फिट करते करते 3% टाइल्स तो टूटेंगी ही। ये कैसे हुआ, क्यों टूटेंगी, क्योंकि हमारा जो लेबर है ना, लेबर की गलती के वजह से 3% टाइल्स तो टूटती ही है। तो ये क्या पकड़ेंगे हम, क्या होगा, ये नॉर्मल लॉस, इसे हम क्या पकड़ेंगे, नॉर्मल ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो वो जो 3% का नुकसान है वो क्या करेंगे, हम जॉब में या बैच में डाल देंगे। उसके ऊपर का जो खर्चा है उसको क्या करेंगे, उसको ही हम लॉस ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगेन वो नॉर्मल एबनॉर्मल वाला बात आ गया। Where defect is due to the inspection department wrongly accepting incoming material of poor quality. हाँ, ऐसा हो सकता है कि कभी कभी जो रॉ मटेरियल है वो ही ख़राब क्वालिटी का था, रॉ मटेरियल ही ख़राब क्वालिटी का था, तो अगर इनपुट ही ख़राब है तो आउटपुट तो ख़राब निकलेगा ही ना। In this case, the cost of rectification will be charged to the department and will not be considered as a cost of manufacture of the batch. Being an abnormal loss, it will be written off in the costing profit and loss account. तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो भी नुकसान हो रहा है, रॉ मटेरियल खराब आ रहा है, तो उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है वो क्या करेंगे, हम सीधा सीधा डिपार्टमेंट को दे देंगे। कौन से डिपार्टमेंट को, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ जॉब कॉस्टिंग। सिंपल है एकदम, कुछ भी नहीं है, पढ़ने के लिए पढ़ा हमने, लेकिन जब आप इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल्स में ऐसा कुछ आपको नया नहीं लगेगा, अभी तक जो कर रहे थे वही करते आएंगे। एंट्रीज इन कंट्रोल अकाउंट देखते हैं। अगर हम मटेरियल परचेज कर रहे हैं
तो हम क्या करेंगे, सोर्स लेजर अकाउंट, सोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर्स लेजर अकाउंट को डेबिट किया, मतलब क्या किया हमने, स्टोर्स अकाउंट को डेबिट किया, स्टोर्स अकाउंट को डेबिट किया किससे, मटेरियल से, ठीक है। फॉर द वैल्यू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल इशूड, अब हमने किससे इशू किया, किसे इशूड किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो हम क्या करेंगे, WIP अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर अकाउंट क्रेडिट। देखो हमने परचेस किया तो स्टोर्स लेजर को डेबिट किया, अब स्टोर्स लेजर ने मटेरियल कहाँ ट्रांसफ़र किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अभी क्या चल रहा है, WIP, फिनिश गुड्स बनाए हैं क्या नहीं, इसलिए हमने क्या किया, स्टोर्स लेजर से WIP प्रोसेस कंट्रोल को डेबिट किया, ट्रांसफ़र किया। अगर हमने मटेरियल ट्रांसफ़र किया जॉब से, अगर अभी ये स्टेप में क्या किया हमने, मटेरियल इशू किया जॉब को, अब इसमें क्या कर रहा है, जॉब रिटर्न कर रहा है, तो क्या होगा, ये एंट्री उल्टी हो जाएंगी। तो स्टोर्स लेजर अकाउंट, ये जहाँ जिसको यहाँ डेबिट किया उसको यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं, जिसको यहाँ क्रेडिट किया उसको यहाँ डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। रिटर्न ऑफ मटेरियल टू सप्लायर, तो जो एंट्री नंबर 1 थी उसका रिवर्स, एंट्री नंबर 1 का रिवर्स। फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाता है, ओवरहेड में जाता है, ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर अकाउंट, टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। देखो यहाँ पे स्टोर्स लेजर को हम डेबिट कर रहे हैं किससे, जो भी मटेरियल हम खरीद रहे हैं उससे। अब इसमें डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया और इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ गया। अब डायरेक्ट मटेरियल अगर हम इशू कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, WIP को डेबिट कर रहे हैं, और अब अगर इनडायरेक्ट मटेरियल हम इशू कर रहे हैं तो किसको डेबिट करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स को, है ना। इनडायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को। वेजेस पेड कर रहे हैं तो वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल, टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। इनडायरेक्ट मटेरियल सॉरी वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस इनकर्ड ऑन जॉब है तो फिर उस वेजेस कंट्रोल को, वेज कंट्रोल से WIP को। इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड को, है ना, इनडायरेक्ट वेजेस है तो फैक्ट्री ओवरहेड को। फॉर एनी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड नेचर के होते हैं, और क्रेडिट किसको कर रहे हैं, कॉस्ट लेजर को। पूरी कॉस्ट एक जगह मेंटेन हो रही है हमारी। फॉर चार्जिंग ओवरहेड्स टू जॉब, WIP कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। फॉर द टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब कंप्लीटेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू WIP। देखो पूरी कॉस्ट कहाँ जा रही है, WIP में। मटेरियल की कॉस्ट देखो कहाँ आई, मटेरियल की कॉस्ट, येलो हाइलाइटर यूज़ करता हूँ, मटेरियल की कॉस्ट कहाँ आ गई, WIP अकाउंट डेबिट हो गया। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कहाँ आ गई, WIP अकाउंट डेबिट हो गया। तो पूरी जो कॉस्ट WIP में आई, एक्सपेंसेस की कॉस्ट कहाँ आ गई, WIP में आ गई, है ना। देखो क्या कर रहे हैं हम, पहले पूरी कॉस्ट क्या कर रहे हैं, WIP अकाउंट को, जो भी डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, उनकी कॉस्ट हम क्या कर रहे हैं, WIP में डाल रहे हैं, ठीक है। उसकी कॉस्ट क्या कर रहे हैं हम, WIP में डाल रहे हैं। जितनी भी इनडायरेक्ट नेचर की कॉस्ट है उसको क्या किया हमने, ओवरहेड में डाल दिया, उसको क्या किया हमने, ओवरहेड में डाल दिया। अब क्या, ये पूरी कॉस्ट को क्या किया हमने, ओवरहेड में डाल दिया, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में। अब क्या कर रहे हैं हम, जो ओवरहेड की कॉस्ट है वो भी WIP में डाल दे रहे हैं, ओवरहेड की कॉस्ट भी क्या कर रहे हैं, WIP में डाल दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो रिवाइंड करके फिर से सुन लेना है आपको। अब हमारी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। अब कॉस्ट आ गई तो इस कॉस्ट को हम डाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में। हमारी कॉस्ट शीट जैसी बनती है वैसी बन रही है। अब क्या हो रहा है, द बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। और फॉर द सेल्स वैल्यू, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो फिगर आएगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ अ वर्क ऑर्डर इज 1 लाख, 8% ऑफ द प्रोडक्शन अगेंस्ट दैट ऑर्डर spoiled and the rejection is estimated to have realizable value of 2000. The normal rate of spoilage is 2%. Record this in the costing ledger. हमने प्रोड्यूस कितना किया है, 1 लाख रुपए का प्रोड्यूस कितना किया है, 1 लाख का। नॉर्मल रिजेक्शन कितना होता है, 2%, मतलब कितना आना चाहिए था, 2000। एक्चुअल में कितना आ गया है, 8%, मतलब कितना आ गया है, 8000। कितना आ गया है, 8000। तो ज़्यादा कितना आ गया है, 6000, ठीक है। तो ये 8000 में से 2000 क्या हो गया, नॉर्मल, 2000 क्या हो गया, नॉर्मल, और बचा हुआ 6000 क्या हो गया, अब नॉर्मल। तो इसको रिकॉर्ड करना है, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे,
जो नॉर्मल लॉस है वो कहाँ चले गया, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट 2000। अच्छा ये जो सॉरी ठीक है इतना हुआ, इसके बाद भी ये जो 8000 का खराब निकला है ये कितने में बिक जाएगा, 2000 में बिक जाएगा। कितने में बिक जाएगा, 2000 में बिक जाएगा। 2000 रुपये रिकवर हो जाएंगे, है ना, 2000 ओनली। रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 2000। तो ये 2000 किसकी, 2000 किसकी, तो 2000 में से कुछ जाएगा नॉर्मल में और कुछ जाएगा एबनॉर्मल में। तो ये 2000 को हम क्या करेंगे, 2:6 यानी कि 1:3 में बांट देंगे। तो 500 रुपये कहाँ चल जाएंगे, नॉर्मल में, और 1500 रुपये चल जाएंगे एबनॉर्मल में। तो एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ हमारा, इन शॉर्ट 4500 का, क्योंकि 1500 तो रिकवर हो गए, है ना। तो कॉस्टिंग एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाता है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो वो 4500 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए, 4500 कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए, और बचे हुए 1500 ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, है ना। 1500 हमने क्या किया, देखो वैसे पूरे 6000 जाने चाहिए थे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लेकिन इसमें से हमने 1500 रिकवर किए। तो 1500 जो रिकवर किए वो कहाँ चल गए, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। ओवरहेड अकाउंट को हम अभी तक डेबिट कर रहे थे, 1500 रिकवर हुआ तो हमने क्रेडिट किया, ठीक है, टू WIP अकाउंट, टू WIP 8000। सिंपल एंट्री एकदम, एग्जाम में नहीं आती है लेकिन, ठीक है। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2, a shop floor supervisor of a small factory presented the following cost of for job number 303। मटेरियल लगा है 70 रुपये का, डायरेक्ट वेजेस 18 घंटे लगे, 2.5 रुपये 1 घंटे के हिसाब से। हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, एक्स में 8 घंटा काम किया, वाई में 6 घंटा और जेड में 4 घंटा। चार्जेबल एक्सपेंसेस लग गए 5, ठीक है, 120 आ गया। 33 और हमने क्या किया, 33 1/3% फॉर एक्सपेंसेस कॉस्ट, मतलब ओवरहेड के जैसा ये समझ लो। तो इसका 33% मतलब 40 रुपये हमने और ऐड किया, तो ऐसे 40 रुपये हमारा कॉस्ट आया, ठीक है। ये एक हमारा जॉब कार्ड दिया है इन्होंने, ठीक है, 303 जॉब नंबर 303 का जॉब कार्ड इन्होंने हमें बना के दिया है। उसके बाद में और डेटा क्या है वो देखते हैं, और उसके हिसाब से हमें क्या सॉल्व करना है वो देखते हैं। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही दे दिया, कब का, 2019 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है। सेल्स हमारा इतना हुआ। अब आगे देखते क्या है। मटेरियल यूज्ड कितना, 1.5 लाख का मटेरियल लगा। डायरेक्ट वेजेस इतना 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 लगा, XYZ, ठीक है, XYZ पे कैसे लगाऊंगा, ये हमारा नॉर्मल 2.5 रुपये घंटे के हिसाब से, ठीक है। ये आया हमारा टोटल फैक्ट्री का है, ठीक है, और ये है हमारा जॉब नंबर 303 हो हे हा हा। ओवरहेड्स XYZ कौन से डिपार्टमेंट में कितने कितने ओवरहेड्स लगे वो, तो इन सब को टोटल कर लिया तो वर्क्स कॉस्ट आ गई, ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, ठीक है। It is also noted that the average hourly rate for the 3 department are similar, ठीक है, तीनों पे डिपार्टमेंट का जो रेट है वो सिमिलर है, तो हमने यहाँ पे वैसे सिमिलर ही लिया है, कितना, 2.5 रुपया घंटा। You are required to prepare a job cost sheet, calculate the entire revised cost using 2019 actual figures as basis, add 20% to determine the selling price, ठीक है, सिंपल है। आप सॉल्व करो, मैं टाइम नहीं दूंगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारे वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, वीडियो का लेंथ भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ अपलोडिंग करने में उतना समय लग जाता है, अपलोडिंग को काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आपको सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, लेकिन आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व कर सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, खुद से सॉल्व करके देखो, डेफिनेटली जमने वाला है। वीडियो को पॉज करना है आपको और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है। सिंपल है एकदम।
ठीक है, आई होप आपका कैलकुलेटर पे आंसर सही आ गया होगा। तो इसकी जॉब कॉस्ट शीट कैसे बन रही है देख लेते हैं हम, इसी में देख लेते हैं, सिंपल है एकदम। मटेरियल हमें दे दिया उसने सीधा सीधा 70 रुपये का लगा है। वेजेस दिया उसने, वेजेस यहाँ जो दिया है 45 रुपये, इसको ही हम यहाँ पे प्रॉपर वे में डिनोट कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड, ढाई रुपये कितना कितना घंटा काम किया, ऐसे कुल मिला के 45, और चार्जेबल एक्सपेंसेस 5, ऐसे कुल मिला के 120 प्राइम कॉस्ट। हमने कुछ नया किया क्या? नहीं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को ही हमने यहाँ तक कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन थोड़ा सिस्टमैटिक वे में कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में हमने उसको रिकॉर्ड किया है। अब बात आती है ओवरहेड्स की। तो ओवरहेड्स हम कैसे कर रहे हैं? हम ये डेटा को देख के कर रहे हैं। कौन से बेसिस पे कर रहे हैं? वेजेस के बेसिस पे। कौन से बेसिस पे? वेजेस के बेसिस पे हम ओवरहेड्स को चार्ज कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट एक्स का ओवरहेड कितना लगा? 5000। कोई बेसिस दिया है क्या? नहीं दिया है। तो हम क्या, कौन से बेसिस पे इसको चार्ज कर देंगे? हम इसको डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे चार्ज कर देंगे। तो डिपार्टमेंट एक्स का ओवरहेड लगा कितना है? 5000, और वेजेस कितने लगे? 10,000। तो हम क्या करेंगे? 5000 डिवाइड बाय 10,000 इंटू 100 मतलब क्या आ गया? 50% आ गया। 50% आ गया, ठीक है। इसका 50% कितना आ गया? डिपार्टमेंट एक्स का ओवरहेड। ठीक है, उसी तरह 9000 डिवाइड बाय 12000 इंटू 100 कितना आ रहा है? वो 75% आ रहा है। तो 75% के बेसिस पे हम चार्ज करेंगे। तो देखो 50% ऑफ 20, 75% ऑफ 15, 25% ऑफ 10, ऐसे करके हमने क्या किए? ओवरहेड्स चार्ज किए। टोटल आ गए 23.75। तो ये प्लस ये आ गया हमारा वर्क्स कॉस्ट। इसमें हम जोड़ रहे हैं सेलिंग एक्सपेंसेस, कितना? ये भी ऊपर से देख लेते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस कितना आ रहा है हमारा? सेलिंग एक्सपेंसेस कितना आ रहा है हमारा? 20,000। वर्क्स कॉस्ट, इसके पहले हमारा क्या आ रहा है? वर्क्स कॉस्ट कितनी आ रही है? 2 लाख। तो कितना आ गया? मतलब 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट मतलब 10% किसका? वर्क्स कॉस्ट का 10%। तो वो आ रहा है हमारा 114.38। ये आ गई टोटल कॉस्ट। उसमें प्रॉफिट जोड़ना है 20%। ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। कुछ भी डिफ़िकल्ट आ गया? नहीं। ये कैसा आया सेलिंग एक्सपेंसेस? ये ध्यान में आया क्या? हमारा डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ये आ गया हमारा प्राइम कॉस्ट। उसमें हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किए, हमारा आ गया वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद क्या करेंगे? सेलिंग ओवरहेड्स हमको ऐड करना है। तो सेलिंग ओवरहेड्स कितने हैं? तो सेलिंग ओवरहेड इसके 10%। एकदम सिंपल है। ओके, चलो ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब कॉस्टिंग पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ना है। ये शायद आपको नहीं भी समझेगा क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग अभी तक हमने देखा नहीं। अगला टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग का। तो ये सिंपल है, इस पे थ्योरी क्वेश्चंस बनते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट अगर आपको समझ गया तो ये एग्ज़ाम में टाइम पे आप लिख सकते हो। एग्ज़ाम में टाइम पे आप खुद के मन से भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, लेकिन वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूँ क्योंकि अपलोडिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। 80-90% कभी कई बार क्या होता है कि 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है, 80-90% अपलोड होता है और एकदम से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो फिर वापस से अपलोड करना पड़ता है। तो वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ और आगे का रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। ओके, टेक केयर, लव यू।